Today we are going to talk about Born approximation and the validity of Born approximation. So before that, we have to understand certain things about scattering. So when we talk about scattering, it may be classical or quantum mechanical in nature. We're just talking about the quantum mechanical concept of scattering right now. So scattering can be either isotropic or anisotropic, and we basically can have a spherically symmetric kind of scattering, and that is what we actually call as the isotropic scattering. So isotropic scattering is actually something which is an idealized condition where you say that जिस तरफ भी स्कैटरिंग हो रही है चारों तरफ मोर और लेस सिमिलर है. लेकिन जब हम लोग एनाइसोट्रॉपिक स्कैटरिंग की बात करते हैं, ये एक जनरल केस होती है जहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो वैरी कर सकता है हर तरफ, और प्रैक्टिकल ट्रोपिक स्कैटरिंग. तो ये डिपेंड करेगा अपने स्पेरिकल कोऑर्डिनेट पे जो है थीटा और फाई. तो हम जो भी अभी डिस्कस करने वाले हैं, एवरीथिंग विल बी इन टर्म्स ऑफ एन आइसोट्रॉपिक स्कैटरिंग. सो अगर हमने एक सिमेट्रिक वेव लिया तो मेरा जो स्कैटर्ड वेव है उसका जो फंक्शन रहेगा वो बेसिकली मोर और लेस ये रहेगा. बट अगर हम लोगों ने एक स्कैटर्ड वेव लिया जो जनरल केस है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एन आइसोट्रॉपिक स्कैटरिंग, हमारा जो टर्म है वो सेम रहेगा बट उसके साथ एक एम्पलीट्यूड रहेगा जिसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड. एफ थीटा और फाई पे डिपेंड करेगा. सो डिपेंडिंग ऑन थीटा और फाई ये वाली स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हमें मिलेगी. तो अगर हमने सोचा ये मेरा टारगेट है जहाँ से स्कैटरिंग हो रही है, जो वेव है वो इस तरीके से स्कैटर होगी और हर पॉइंट पे आप देख सकते हो कि जो एम्पलीट्यूड है वो अलग हो सकता है. एंड रिमेंबर दिस इज बेसिकली अ 3 डायमेंशनल इमेज दैट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट. सो एफ थीटा और फाई जो है इसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, और के जो है इसे हम बोलते हैं द वेव वेक्टर. आती है कि हमारा जो इंसिडेंट प्लेन वेव है उसकी जो स्कैटरिंग है वो बेसिकली किस फॉर्म में होगी. तो ये हमारा इंसिडेंट वेव है, इसका जो फॉर्म है वो रहा ये. यहाँ एक ए लिख सकते हैं हम लोग रिप्रेजेंटिंग द एम्पलीट्यूड, सो वी विल यूज एन ए हियर. और ये जो मेरा वेव फंक्शन है आफ्टर स्कैटरिंग, कुछ पार्ट स्कैटर हो जाएंगे और कुछ पार्ट अनस्कैटर्ड रहेंगे. सो हम लोग स्कैटर्ड और अनस्कैटर्ड दोनों को मिला के आफ्टर स्कैटरिंग वाला सिचुएशन कंसिडर करने वाले हैं. सो यू कैन से जो मेरा वेव फंक्शन है आफ्टर स्कैटरिंग, उसमें ये पार्ट जो रहेगा वो रहेगा अनस्कैटर्ड वाला और ये रहेगा स्कैटर्ड वाला. जैसे कि मैंने पहले बताया, ये जो स्कैटर्ड वाला पार्ट है वी आर कंसिडरिंग इट टू बी एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, इसीलिए यहाँ पे एक टर्म रहेगा जिसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड. इस लेक्चर में आगे हम डिराइव करेंगे स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का रिलेशन. इसके लिए हमें ये रिलेशन यूज करना है, तो चलिए इसे मार्क कर देते हैं विथ ए. इसमें और कुछ टर्म्स है जो जानना ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल थीटा वो हो गया मेरा स्कैटरिंग एंगल. और अगर इलास्टिक स्कैटरिंग है दैट मीन्स एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोजेक्टाइल टू द टारगेट, हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो वेव वेक्टर है जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, के और के नॉट दोनों बराबर हैं और इक्वल है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लेट्स नॉट कंसिडर दिस रिलेशन. ये मोमेंटम ट्रांसफर वाला रिलेशन है, ये हम भी यूज नहीं करेंगे. तो ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और ये जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है जिसके बारे में हमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे हम इसका मतलब ये है कि हमारा जो इफेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग है वो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है. एंड वो दिया जाता है डी सिग्मा डिवाइडेड बाय डी ओमेगा, जहाँ ओमेगा है मेरा सॉलिड एंगल और एफ थीटा फाई होल स्क्वायर डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड. जैसे कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर पर डिपेंड करती है, तो यहाँ कुछ सिमिलर फैक्टर ही है. सो ये यहाँ पे k बाई के नॉट है, बट जैसे कि मैंने बताया अगर इलास्टिक स्कैटरिंग है तो k और के नॉट इक्वल है. इसका मतलब है हम इसको डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को इसका स्क्वायर ले सकते हैं. यहाँ पे दो टर्म जानने की बात है. पहली बात, ये जो मेरा r है वो है डिटेक्टर तक जब मेरा स्कैटर्ड वेव पहुँचे वो जो डिस्टेंस हो गया,
और ये जो मेरा बेसिकली टारगेट है उसका जो रेडियस है उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर डैश से। एंड देन हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन से टोटल क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं, और टोटल क्रॉस सेक्शन के लिए फॉर्मूला रहा ये सिग्मा। तो इसका जब हम लोग टोटल क्रॉस सेक्शन लेंगे वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट, और इसका हम लोग डी सिग्मा निकाल के सिग्मा निकाल सकते हैं। और बट यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल है वो है थीटा और फाई। सो दैट मीन्स ये पूरा टर्म मैं इंटीग्रेट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड फाई। और अगर हम लोगों ने स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स लिया तो हमारा रहेगा साइन थीटा डी फाई। तो जो थीटा वेरी करेगा वो करेगा बिटवीन 0 to 2 पाई, और जो मेरा फाई है वो वेरी करेगा बिटवीन 0 एंड पाई। तो यहाँ तक हमने रिलेशन समझ लिया। अभी हमारा एम है टू फाइंड आउट द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, मतलब एफ थीटा। तो हमारे पास अभी एक वेव इक्वेशन है जो श्रोडिंगर इक्वेशन से आता है, और वो वेव इक्वेशन मैंने यहाँ डिराइव नहीं किया, हालांकि समझना इतना मुश्किल है नहीं, बट इसका डेरिवेशन अलग है जो मैंने दिखाया नहीं यहाँ पे। बट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एफ थीटा एंड फाई वी हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो मेरा स्कैटर्ड वेव का रहता है वो है शाई आर बार, मतलब ये मेरा स्कैटर्ड वेव है। It will be actually having the incident wave with it along with the scattered component. So ये जो बाद वाली टर्म है ये है scattered component, जहाँ पे हम लिखते हैं mu divided by 2 pi h cut square इंटीग्रेशन e to the power I k r minus r dash। और r minus r dash मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को बिफोर स्कैटरिंग एंड आफ्टर स्कैटरिंग का जो फैक्टर्स हैं। एंड दिस इज r bar minus r bar dash एंड v r bar dash। सो यू नो ये डिपेंड करेगा पोटेंशियल पे भी कि मेरा जो टारगेट है उसका पॉजिटिव चार्ज कितना है, उसका पोटेंशियल कितना हाई है, उस पर डिपेंड करके हम वी आर डैश लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्कैटर्ड वेव होगा उसका एक वेव फंक्शन रहेगा जो शाई आर डैश है, और यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, बट दिस यू नो इफ यू गो विद द बेसिक्स इट विल बी d3 r डैश, राइट। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं d3 r डैश। तो ये वाला हो गया मेरा टर्म, इंटीग्रेशन टर्म। अभी हम क्या करेंगे, एक एसिम्प्टोटिक लिमिट लेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है एसिम्प्टोट का मतलब यू बेसिकली कैन हैव अ लाइन, ओके, एंड देन यू माइट हैव अ कर्व व्हिच विल कम वेरी क्लोज टू द लाइन बट इट विल नेवर मीट। सो बेसिकली ये मीट करेगा एट इन्फिनिटी, मतलब ये जो आर है इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सो ये एसिम्प्टोटिक जो कंडीशन है ये वाला लेके मैं कैलकुलेशन करता हूँ के आर बार माइनस आर बार डैश का। तो हम आर बार माइनस आर बार डैश इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर आर बार माइनस आर बार डैश डॉट आर बार माइनस आर बार डैश। जैसे कि आप देख सकते हो दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर होगा, रूट के बाहर आ जाएगा, एंड मोर और लेस यू आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो अगर मैंने मल्टीप्लाई किया आर के साथ आर, आर स्क्वायर, आर डैश के साथ आर डैश, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया फिर से आर डैश स्क्वायर। और मेरा जो थर्ड टर्म बचा वो है आर और आर डैश माइनस आर आर डैश, और ये माइनस आर डैश और आर डैश मतलब दिस विल बी नथिंग बट माइनस 2 आर आर डैश, राइट। इससे हम क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, बाहर ले लिया और रूट के बाहर आ गया तो ये आर बाहर आ गया, आर स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ रह गया 1, ये आर डैश स्क्वायर है डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस 2 आर बार डॉट आर डैश डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, 1 माइनस 2 टाइम्स आर कैप इंटू आर बार डैश। सो आर कैप आप देख सकते हो दिस इज नथिंग बट आर बार इंटू आर बार डैश, सो यू कैन राइट इट डाउन एज आर कैप डॉट आर बार डैश डिवाइडेड बाय आर होल थिंग टू द पावर हाफ। ठीक, तो इस चीज़ को अभी हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्चुअली यूज द बायनोमियल एक्सपेंशन। अगर यहाँ पे मैंने बायनोमियल एक्सपेंशन लगाया, ठीक है, तो ये हाफ जो है ये इससे पहले आ जाएगा, और ये 2 और ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, और हायर ऑर्डर टर्म्स को हमने इग्नोर कर दिया। सो इट विल बी आर कैप डॉट आर बार डैश डिवाइडेड बाय आर। इसके बाद दिस विल बी के आर ब्रैकेट खोला माइनस के आर कैप डॉट आर बार डैश, राइट। सो ये जो मेरा टर्म है के ऑफ मॉडुलस ऑफ आर बार माइनस आर बार डैश, इसे हम लिख सकते हैं के आर माइनस के बार डॉट आर बार डैश। We have got one more term here which we need to simplify, which is 1 divided by r bar minus r bar dash. So इसको जब हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे we can actually again write it down to be root of r bar minus r bar dash dot r bar minus r bar dash, and this can be written as 1 by r। इसका दोनों का सिमिलर मल्टीप्लिकेशन रहेगा,
इसको हम फिर से बाहर ले लेंगे और जो हमने अभी न्यूमरेटर में किया हुआ है सिमिलर चीज़ हमने डिनोमिनेटर में किया एंड एंड ऑफ द डे व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया एंड दिस विल बी नथिंग बट आर कैप डॉट आर बार डैश डिवाइडेड बाय आर. सो हम इसको जो अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं 1 बाय आर बिकॉज वी कैन एक्चुअली अगेन इग्नोर द हायर ऑर्डर टर्म्स हियर. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. अगर डिनोमिनेटर में मेरा आर रहता है तो वो वैल्यू वैसे भी हमारा कम होने वाला है. So what we are going to do now is we are going to replace these results. So this is phi incr bar minus mu divided by 2 pi h cut square integration e to the power I और k r minus r bar की जगह मैंने ये टर्म ले लिया और 1 divided by r bar minus r bar dash की जगह मैंने ले लिया just 1 by r and the remaining term more or less remains the same. तो अभी हमने फाइनली जो इक्वेशन लिखा वो है ये जहाँ पे मैंने e टू द पावर आई के आर डिवाइडेड बाई आर को इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया बिकॉज इंटीग्रेशन इज रिस्पेक्ट टू द डैश कोऑर्डिनेट्स. सो इसको हम बाहर ले सकते हैं. अभी हम क्या करेंगे इसको कंपेयर करेंगे एक्सप्रेशन ए से. सो हम एक्सप्रेशन ए को फिर से एक बार देख लें. इफ वी चेक एक्सप्रेशन ए, दिस इज आवर एक्सप्रेशन ए. यहाँ पे हम देख सकते हैं आफ्टर स्कैटरिंग मेरा ये रिलेशन है. पहला वाला टर्म मुझे ऑलरेडी मिल चुका है. दूसरे वाले टर्म में वी हैव दिस पार्ट. द रिमेनिंग पार्ट विल बी एफ थीटा को फाइंड. सो लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग. सो अगर जो रिमेनिंग पार्ट मैंने कंसिडर किया इट विल बी नथिंग बट मेरे पास ये टर्म ऑलरेडी है और रिमेनिंग वो प्लस था तो ये माइनस है तो ये माइनस भी मुझे लेना पड़ेगा. म्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई एच कट स्क्वायर ई टू द पावर आई के आर बाई आर ऑलरेडी उस टर्म में था. जो बचा हुआ है वो रहा ये टर्म. सो दिस इज द term and this is what we called as the scattering amplitude. So exam में अगर पूछा जाए तो you have to derive this relation for f theta phi. Okay, हालांकि you can jump some steps, maybe you can write this directly, but then if you show the steps ये ज़्यादा सही रहेगा. अभी इसी से आता है हमारा बॉन्ड सीरीज एंड फर्स्ट ऑर्डर बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन. सो फिर से दोबारा ये रिलेशन को हम कंसिडर करते हैं जो मेरा वेव फंक्शन है श्रोडिंगर इक्वेशन से एंड दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन. सो यहाँ पे मैंने वो मॉडिफिकेशन किया नहीं है और हमें मिला है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो कि है मेरा ये. अब ये जो शाई आर बार है इसका एक वेव फंक्शन इस तरफ है, यू कैन सी दिस, बट उस तरफ भी एक वेव फंक्शन है जो है शाई आर बार डैश. सो इन जनरल जब ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जहाँ पे इस तरफ जो फंक्शन है अ सिमिलर फंक्शन इज ऑल्सो ऑन दिस साइड एंड दैट ऑल्सो अंडर इंटीग्रेशन, इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व. तो इनको सॉल्व करने के लिए, ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं आइटरेटिव मेथड. आइटरेटिव मेथड मतलब हम लोग एक ही स्टेप को रिपीट करते हैं. आइए देखें कैसे करते हैं इसको. फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन. तो जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन के लिए हम क्या बोलते हैं कि मेरा जो इंसिडेंट वेव है और जो मेरा स्कैटर्ड वेव है दोनों लगभग सेम है, सिमिलर है. किस कंडीशन में ये होगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. हम बोलेंगे जो मेरा इंसिडेंट वेव है और जो मेरा स्कैटर्ड वेव है वो लगभग सेम है. इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन लिया, फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन कंसिडर किया, आई कैन राइट डाउन ऑन दिस साइड एज शाई 1 इंटू आर और इस साइड सब सेम रहेगा, जस्ट इस वाले को हम मॉडिफाई करेंगे. तो यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है शाई आर बार डैश और शाई आर बार डैश की जगह हम लोग लिखेंगे शाई नॉट आर बार डैश. सो ये हो गया मेरा wave function. Now this wave function and the incident wave function are considered to be almost similar. So इसकी जगह हम लिख सकते हैं शाई इंसिडेंट आर बार. इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन. आते हैं सेकंड ऑर्डर बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन पे. उस पे हम इस तरफ लिखेंगे शाई टू आर. सो दिस वुड बी शाई टू आर. तो ये वाला मेरा सेकंड ऑर्डर मतलब ये वाला मेरा हो जाएगा शाई टू आर और ये वाला जो होगा ये होगा शाई वन आर. मतलब मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन था वहाँ पे मैंने इसको शाई 1r इस फैक्टर को लिया था, ये फैक्टर अब यहाँ आ जाएगा. दिस विल बी शाई 1r. सो दिस विल कम हियर. सो ये हो गया मेरा सेकंड ऑर्डर बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन. और इसी तरह हम अगर थर्ड ऑर्डर पे जाएंगे तो शाई आर डैश की जगह हम शाई 2 बिठाएंगे और इसी तरह हमारा सीरीज बनता जाएगा. दिस इज कॉल्ड द बॉन्ड सीरीज. So this is a very important iterative method to solve such equations which is having a wave function on both sides. थोड़ा first order bond approximation के बाद important part of his syllabus.
अगर हमने अप्रॉक्सीमेट किया द वेव फंक्शन आफ्टर स्कैटरिंग एज इंसिडेंट वेव फंक्शन, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में होता है। मतलब मेरा जो इंसिडेंट वेव फंक्शन है और जो वेव फंक्शन है आफ्टर स्कैटरिंग, दोनों को ऑलमोस्ट सेम लिया जाता है। मतलब द wave function after scattering is equal to the wave function of the incident wave। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा इंसिडेंट वेव फंक्शन है, ये मेरा टारगेट है और ये मेरा बाद वाला है जो स्कैटर्ड है। बट जो स्कैटरिंग है वो ज़्यादा नहीं हुआ है, इसलिए इसका मतलब ये है जैसे कि मेरा इंसिडेंट वेव फंक्शन था, मेरा आउटगोइंग स्कैटर्ड वेव भी ऑलमोस्ट सेम है। तो हम लोग इसको लेते हैं फाई एन सी। बट आप सिंपल सी बात है, ये हमेशा नहीं हो सकता, इसके कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है। पहला कंडीशन तो ये है कि जो इंसिडेंट वेव होगी और जो टारगेट उसको स्कैटर करेगा, इट शुड नॉट बी स्कैटर्ड टू मच। थोड़ा सा स्कैटर होना है या हल्का सा स्कैटर होना है। ये तभी हो सकता है जब ये मेरा टारगेट का जो मेरा फील्ड है और इसका जो पोटेंशियल है वो कम हो। That is why if you look into the condition for first order Born approximation और validity condition, पहला condition यही है, जो target potential है that should be very weak, important। और दूसरी बात ये है कि आप मान लो आपके पास टारगेट है वो ज़्यादा वीक नहीं है, लेकिन आपका जो इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल है वो बहुत फास्ट आ रहा है। इफ़ इट इज़ कमिंग वेरी फास्ट, the time of interaction between the incident projectile and the target will be very low। अगर वो इंटरेक्शन टाइम लो होता है, इसका मतलब ये है कि ये स्कैटर करने का जो मौका है उसको ज़्यादा नहीं मिलेगा और वो सीधा भी निकल सकता है। एंड एट दैट इंस्टेंस वी कैन से कि जो मेरा इंसिडेंट वेव है और जो मेरा स्कैटर्ड वेव है दोनों लगभग सेम है। तो इसके लिए जो सेकेंड वैलिडिटी कंडीशन है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल इज़ वेरी हाई। पहला, टारगेट पोटेंशियल वीक होनी चाहिए, कमज़ोर होनी चाहिए, और जो काइनेटिक एनर्जी है इंसिडेंट पार्टिकल की उसको ज़्यादा होना चाहिए या हाई होना चाहिए। तो ये रहा मेरा बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन का आइडिया। तो अगर आपको बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन पे कोई क्वेश्चन आता है, इट मे बी अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, आपको पहले तो ये एक्सप्रेशन याद रखने हैं, आपको ये जानना है कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड क्या होता है, और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो वी आर हैविंग द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड टर्म, उसके बाद बॉर्न सीरीज को बताना है, एक्सप्लेन करना है, एंड देन यू कैन एक्सप्लेन दी फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन। वैलिडिटी कंडीशन के लिए ये दोनों कंडीशन लिखना ज़रूरी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।